सो हे माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हो ना? एंड गाइस, आप लोगों ने तो देखा था आर माया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि माया आरू को शांत करने की कोशिश करती है, पर आरू तो गुस्से में उसने बस ठान ही लिया था कि वो आज ईद के दिन बॉक्सिंग सीख जाएगी, फाइटिंग सीख जाएगी, सब कुछ कर लेगी। पर एक दिन में यार कहाँ ही ऐसा होता है। आरू का गुस्सा देख के माया डरने लगती है। उसे डर था कि कहीं आरू खुद का हाथ ही फ्रैक्चर न कर ले। आरू जितना गुस्से में बॉक्सिंग कर रही थी ना, माया देख के मेरे को बोलती है, देखा आपने, ये सब आपकी वजह से हुआ है। अगर आरू का हाथ फ्रैक्चर हुआ ना तो उसका जिम्मेदार आप होंगी। मैं अच्छे से डील कर रही थी ना सब कुछ, पर नहीं, आपको सब कुछ उसे बताना इतना ज़रूरी था क्या? अब देखा आपकी वजह से क्या हो गया। जिस पर मेड भी चुप हो जाती है। माया आरू का हाथ पकड़ती है और उसे ज़बरदस्ती रूम में लेके आती है। माया आरू को शांत कराने की कोशिश करती है, पर आरू तो शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। माया आरू को होती, जान एक बार मेरी तरफ देखो, हाँ मेरी बात तो सुनो, मैं जो कह रही हूँ उसे समझने की कोशिश तो करो। पर आरू माया की बात ही नहीं सुन रही थी। वो बस माया को पुश कर रही थी और कह रही थी, छोड़ो मुझे, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे ये सब सीखना होगा ताकि मैं डैड के मर्डर से बदला ले सकूं। मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। मायावती, आरू प्लीज शांत हो जाओ, एक दिन में सब कुछ नहीं होता। आज के दिन बहुत हो गया, इनफ। खुद को इतना प्रेशराइज मत करो, शांत हो जाओ। पर आरू माया की कोई बात नहीं सुन रही थी। माया को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए माया आरू के लिप्स पे किस कर रही थी उसे शांत कराने के लिए। पर आरू तो माया को पुश कर दिए और उसे खुद से दूर करने की बहुत कोशिश करती है, पर माया आरू को छोड़ती नहीं है और उसे किस करती रहती है। हाँ, माया को थोड़ी चोट लग जाती है क्योंकि आरू बहुत बुरी तरह से पुश कर रही थी। पर फिर आरू भी थोड़ी शांत हो जाती है और आरू भी माया को किस करने लगते हैं। ये दोनों गुस्से गुस्से में, लड़ाई लड़ाई में एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं। जहाँ पहले तो माया ही किस कर रही थी, पर अब आरू भी माया को किस कर रही थी। माया आरू को किस करते हुए उसे बेड पे लेके जाती है। आरू माया को नीचे करती है और एकदम उसके ऊपर आ जाती है। यहाँ आरू माया को किस कर रही थी, दोनों ही मदहोश हो रहे थे। आरू माया की शर्ट के बटन भी खो रही थी और तभी उसे मेड की बात याद आती है कि आपके डैड की कोई नेचुरल डेथ नहीं थी, उनका मर्डर हुआ था। और वो चिल्लाते हुए माँ से दूर होती है और पागलों की तरह चिल्लाने लगती है। माँ कहती है, जान शांत हो जाओ प्लीज़, बच्चा शांत हो जाओ। पर आरू बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी। एक चीज़ उसके दिमाग में घर कर गई थी कि उसे किसी भी तरह अपने डैड के मर्डर से बदला लेना है। ये आरू बहुत पागलों की तरह चिल्लाने लगती है। आरू की बस में भी नहीं थी। वो अभी बहुत छोटी थी और उसके जो चीज़ फेस करनी पड़ रही थी वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मैं आरू को सीने से लगा देखती, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, जान, सब ठीक हो जाएगा। आरू काफ़ी देर तक बस पागलों की तरह चिल्लाती रहती है क्योंकि उसके दिमाग में बहुत सी बातें चल रही थी। उसके बस में कुछ था ही नहीं, वो खुद को शांत कर ही नहीं पा रही थी। यहाँ माया बहुत कोशिश करती है, काफ़ी देर बाद जाके आरू थोड़ा शांत होती है। माया आरू को अपने सीने से लगाए वहीं नीचे ज़मीन पे ही बैठी रहती है। तभी मेड अंदर आती है, कहती, क्या हुआ आरू, इतना क्यों चिल्ला रही थी? माया मेड को बोलती है, जल्दी से डॉक्टर को कॉल करो। थोड़ी देर में डॉक्टर आ जाता है, वो आरू को चेक करते हैं। आरू बोलती, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, डॉक्टर को क्यों बुलाया? मैं बोलती, जान शांत हो जाओ, मेरी तरफ देखो। इट्स ओके, मैं जानती हूँ आप ठीक हो, डॉक्टर ये बस चेक तो करने दो एक बार प्लीज़। यहाँ डॉक्टर आरू को चेक करते हैं और वो कहते हैं कि इसने किसी बात का बहुत बड़ा सदमा ले रखा है, इसे बहुत बड़ा सदमा लगा है, डिप्रेशन में है, इसके मेडिसिन रेगुलर लेनी चाहिए और गुस्सा थोड़ा कम। माया बोलती है, मैं ट्राई करूँगी कि जितना हो सके उतना कम गुस्सा करें। यहाँ हम डॉक्टर के जाने के बाद माया आरू को मेडिसिन देने लगती है। आरू बोलती है, मैं पागल नहीं हूँ। माया बोलती है, जान प्लीज़, ये बस एंटी डिप्रेशन है, प्लीज़ खा लो। आरू नहीं खा रही थी। माया आरू को जैसे तैसे मना के उसे वो मेडिसिन खिलाती है और थोड़ा रेस्ट कराती है। यहाँ आरू थोड़ी देर सो जाती है। माया बस आरू को ही देखे जा रही थी। माया भी काफ़ी डिप्रेशन में थी और आज तो उसने वादा किया था कि उस डिटेक्टिव को वो शहर से बाहर भिजवा देगी, वो भी सही सलामत। इसलिए वो डॉक्टर के थ्रू माया को कॉल कराता है और माया को बोलता है, तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया ना, अब मुझे यहाँ से बाहर निकालो, वो भी सही सलामत। माया बोलती है, ठीक है। माया यहाँ आरू को घर में अकेला छोड़ के, यानी मेड को बोलती है इसका ख्याल रखना, और खुद वो चली जाती है डॉक्टर के घर, जहाँ वो उस डिटेक्टिव को उसका पासपोर्ट, कुछ पैसे और टिकट्स देती है। और वो कहता है, मुझे एयरपोर्ट तक कौन पहुँचाएगा? माया बोलती है, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा, तुम्हारे साथ गार्ड्स होंगे। वो कहता है, मैंने बोला था बाय प्लेन बाय एयर जाना बहुत डेंजरस हो सकता है, वो लोग मुझे वहाँ चेक करेंगे, मुझे तुम लोग दरिया के ज़रिए क्यों नहीं भेज रहे? माया बोलती है, वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। क्या तुम चाहते हो कि तुम किसी की गोली से मारे जाओ? नहीं ना, तो चुपचाप चलो।
यहाँ माया खुद जो है वो उस डिटेक्टिव के लिए ड्राइव कर रही थी, क्योंकि वो बहुत डर रहा था और जाना नहीं चाह रहा था। माया अपने कुछ गार्ड्स के साथ इस डिटेक्टिव को एयरपोर्ट छोड़ने जा रही थी कि तभी एक ट्रक इनकी गाड़ी को आके टक्कर मार देता है, जिससे गाड़ी बहुत बुरी तरह उल्टी हो जाती है और यहाँ माया को बहुत चोट लग जाती है। माया के सिर से काफ़ी खून निकल रहा था। माया अपनी सीट बेल्ट खोलने की कोशिश कर रही थी, गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। इतने में वो देखते डिटेक्टिव गाड़ी से बाहर निकल गया और भागने की कोशिश कर रहा है। तभी एक गाड़ी वाला आके उसे कुचल के चला जाता है। माया बोलती शिट, क्यों मर गया। माया की सांसें एकदम फूलने लगती है। हाँ, माया की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। उसने अभी अपने सामने किसी को मरते हुए देखा था। माया 2 मिनट के लिए तो वहीं पॉज हो जाती है। तभी आसपास के लोग ये एक्सीडेंट देखते हैं, वो भाग के आते हैं और माया को गाड़ी से बाहर निकालते हैं। माया जैसे उस डिटेक्टिव की डेड बॉडी को देखती है, माया वहीं पे बेहोश हो जाती है। कुछ लोग माया को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। यहाँ आरू वो होश में आ चुकी थी। होश में आते ही यानी कि जगते ही वो माया के बारे में पूछती है मेड से कि माया कहाँ है। जिस पे मेड उसे बोलते हैं वो किसी काम से गई है। आरू देखती है रात हो गई है। वो समझ जाती है कि वो डिटेक्टिव को सही सलामत देश से बाहर निकालने का इंतज़ाम करने गई होगी। यहाँ आरू अपनी गाड़ी में कहीं जा रही थी, तभी आरू को कॉल आती है जो कि हॉस्पिटल से ही थी। वो हॉस्पिटल का नाम सुनते ही आरू घबरा के ब्रेक लगाती है कि क्या हुआ। तो बता मिस माया, उनका एक्सीडेंट हुआ है, वो इस टाइम हॉस्पिटल में है और उनकी कंडीशन थोड़ी क्रिटिकल है। क्या वो आपके रिलेटिव्स हैं? अब आरू के एकदम से दिमाग ब्लैंक हो जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो सुन पड़ गई है। आरू 2 मिनट तक तो ना कुछ बोल पा रही थी, ना ही उसे हिला जा रहा था। तभी सामने से फिर से एक लेडी की आवाज़ आती है, क्या वो आपके रिलेटिव हैं? अगर हैं तो प्लीज़ आप हॉस्पिटल आ जाइए। और एकदम होश में आती है कि क्या हुआ माया को, मैं ठीक तो है ना। जिस पे वो लेडी बोलती है मैम आप प्लीज़ हॉस्पिटल आ जाइए। जिस पर वो ठीक है मैम 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 आई एम कमिंग। और वो जल्दी मोबाइल का कट कर देती है और उसके बाद वो ड्राइव करते हैं। यहाँ वो काफ़ी फास्ट ड्राइव कर रही थी। दौड़ते के ड्राइव के बाद ही आरू हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जहां वो भागते हुए रिसेप्शन पे जाती है और माया का रूम नंबर पूछती है। आरू दौड़ के माया के रूम में आती है, जहां माया के सर पे पट्टी हुई थी और माया अभी तक अनकॉन्शियस थी। आरू बहुत ज़्यादा रोने लगती थी। माया, माया आंखें खोलो, माया ये कैसे हो गया तुम्हारे साथ? माया, माया ओपन योर आइज। नो 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 नो, आई कांट लूज यू। नो 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 माया प्लीज 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 ऐसे मत करो मेरे साथ। माया, माया प्लीज आगे खोलो, मैं डैड को हो चुकी हूँ। माया आई कांट कांट लूज यू। माया 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 प्लीज आगे खोलो ना। यहाँ आरू बहुत ज़्यादा तड़प उठती है, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने डैड जिनसे वो इतना प्यार करती थी उन्हें खो चुकी थी और अब वो माया को किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहती थी। यहाँ आरू बहुत ज़्यादा तड़प रही थी, रो रही थी। तभी वहाँ वही डॉक्टर आ जाता है। माया का वो फ्रेंड जिसने उस डिटेक्टिव को अपने घर रखा हुआ था, वो आरू को बोलता है तुम्हारा कुछ भी बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, माया हम तुम्हें सुन नहीं सकती। आरू बोलती है सब कैसे हो गया? जिस पर कहते हैं सब तुम्हारी वजह से हुआ है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। जब से तुम उसकी लाइफ में आई हो ना, प्रॉब्लम्स के पहाड़ इकट्ठे कर दिए तुमने उसके लिए। तुम्हारी वजह से आज वो इस हालत में है। आरू बोलती मेरी वजह से? मैं कुछ समझी नहीं। जिस पे डॉक्टर बोलता है तुम्हारी वजह से उसने वो डिटेक्टिव हायर किया था, उस डिटेक्टिव को सेव करने के चक्कर में आज इसकी हालत है। वो डिटेक्टिव तो अपनी जान से हाथ धो बैठा है, पर तुम एक एहसान करो, माया से दूर चली जाओ। मैं नहीं चाहता माया को कुछ हो। और बोलते तुम मुझे ब्लेम कैसे कर सकते हो? और वो डिटेक्टिव कैसे ये सब हुआ हुआ कैसे? जिस पे डॉक्टर कहता है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, जानबूझ के सोचा समझी प्लानिंग थी। जानबूझ के इनकी गाड़ी को टक्कर मारे गया, जिसमें आज माया की ये हालत है और वो डिटेक्टिव मर गया है वहीं पे। और वो पर गार्ड्स गार्ड्स गार्ड माया के साथ गए थे ना। जिसमें कहते गार्ड्स, किन गार्ड्स की बात कर रही हो तुम? मुसीबत आते जो उसे अकेला छोड़ के भाग गए। ये सुनते ही बारू को बहुत गुस्सा आता है। बोलती वो ऐसे कैसे कर सकते हैं? माया माया प्लीज आगे खोलना, एक बार तुम मेरी तरफ देखो। तभी डॉक्टर गुस्से से आरू से बोलते तुम प्लीज दूर चले जाओ माया से, उसकी जिंदगी तो बख्श दो, और कितने लोगों की जाने लोगी तुम। आरू बोलती मैंने मैंने कुछ नहीं किया। डॉक्टर बोलते तुमने कुछ नहीं किया तो माया की जो हालत है क्या वो तुम्हारी वजह से नहीं है? कह दो कि इसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। आरू एकदम शांत हो जाती है। आरू को कुछ समझ में नहीं आता। आरू को इस सवाल का जवाब पता ही नहीं था। आरू रूम से बाहर आती है, बहुत ज़्यादा रोने लगती है। आरू के दिमाग में उसके डैड की बातें घूम रही थी, माया की बातें घूम रही थी, उस मेड की बातें घूम रही थी, यहाँ तक कि इस डॉक्टर की बातें भी। आरू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्या सही है क्या गलत। आरू इस टाइम बस माया के बारे में सोच रही थी। आरू नहीं चाहती थी माया को कुछ भी हो। यहाँ आरू बैठे रो रही थी।
اور تبھی ایک نرس آ کہتی ہے، "آپ آرو ہے نا؟ آپ سے میری کال پہ بات ہوئی تھی؟" آرو بولتی ہاں۔ وہ کہتی ہے، "دیکھیے میم، آپ کے پیشنٹ کی کنڈیشن کافی کریٹیکل ہے، ان کا کافی زیادہ بلیڈنگ ہونے کے کارن بلڈ کی کمی ہو گئی ہے، ہمیں ارجنٹلی ان کا بلڈ چاہیے، پر ان کا بلڈ گروپ کہیں مل ہی نہیں رہا." آرو بولتی واٹ، میرا اور ان کا بلڈ گروپ سیم ہے، آپ میرا بلڈ لے سکتے ہیں؟ اس پہ کہتی آپ کو کوئی بیماری تو نہیں؟ آرو بولتی نہیں، آپ سارے ٹیسٹ کرا لو، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ جس پہ نرس بولتی ہے ٹھیک ہے۔ وہ لوگ آرو کو لے کے جاتے ہیں، آرو کے کچھ ٹیسٹ کرواتے ہیں، وہاں ڈاکٹر کو لگتا ہے کہ میری ڈانٹ سن کے آرو بھاگ گئی، کیسی لڑکی ہے مصیبت میں، مایا کو اکیلے چھوڑ کے چلی گئی، میں نے تو پہلے ہی مایا کو بولا تھا اس کے لیے اتنا بڑا رسک نہ لے۔ وہاں دوسری طرف آرو اپنے سارے ٹیسٹ وغیرہ کرواتی ہے، آرو کی باڈی سے خون نکالا جاتا ہے، وہ بھی پورے 2 بوتل، اور وہ خون مایا کو چڑھایا جاتا ہے، اور وہ بلڈ ڈاکٹر ہی چڑھاتا ہے، پر اسے پتہ نہیں تھا یہ بلڈ آرو نہیں دیا۔ یہاں وہ باہر آتا ہے اور وہ دیکھتا ہے آرو روم کے باہر بیٹھی ہے، ڈاکٹر بولتے تم سیلفش گئی نہیں یہاں سے۔ آرو بولتی مایا کیسی ہے؟ کہتے اکیلے چھوڑ دو نا اسے، جس سے پہلے میری ڈانٹ سن کے چلی گئی تھی، بس اتنی ہی فکر تھی تمہیں اس کی؟ اتنے میں ہی نرس آ جاتے تھے، ڈاکٹر صاحب آپ اس پہ کیوں ڈانٹ رہے ہیں، اور یہ تو کہیں بھی نہیں گئی تھی، اسی نے تو بلڈ دیا ہے۔ اب یہ سن کے ڈاکٹر کی بولتی بند ہو جاتی ہے اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ آرو روم میں آتی ہے، مایا کو دیکھتی ہے، وہ کہتی مایا پلیز آگے کھولو نا، مایا پلیز ایک بار مجھ سے بات کرو، آئی ایم سوری، میری وجہ سے آپ کے ساتھ جو بھی ہوا، میں وعدہ کرتی ہوں آج کے بعد ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں آپ کا نا بہت بہت زیادہ خیال رکھوں گی، میں آپ کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گی، پلیز بس اس بار مجھ سے بات کر لو پلیز۔ اب بھی مجھ سے ناراض ہو گیا، مایا پلیز ایسے مت کرو، میرے پاس آپ کے علاوہ ہے ہی کون، مایا پلیز آگے کھولو نا، مایا پلیز۔ یہاں مایا کو بہت لیٹ جا کے ہوش آتا ہے، مایا آنکھیں کھولتی ہے اور اسے وہیں پہ آرو دکھتی ہے جو کہ بہت زیادہ رو رہی تھی۔ مایا بولتی آرو آپ رو کیوں رہی ہو؟ آرو ترنت اپنے آنسو پوچھتے کہ نہیں میں نہیں رو رہی، چچا اب ٹھیک ہو نا؟ ہاں آپ کو کچھ ہوا تو نہیں؟ مایا ہنستے ہوئے کہتی نہیں مجھے کیا ہو رہا، کچھ بھی نہیں، آپ کا پیار ہے نا میرے ساتھ، مجھے تھوڑی کچھ ہونے دے گا۔ آرو ہاتھ جوڑتے ہوئے کہتی مایا پلیز آئی ایم سوری، مجھے معاف کر دو، میں جانتی ہوں آپ کے ساتھ یہ سب کچھ میری وجہ سے۔ میں بولتی ایسا کچھ نہیں ہے جان، میں بالکل ٹھیک ہوں، اور یہ ایک نارمل ایکسیڈنٹ ہی تو تھا۔ وہ بولتی ایکسیڈنٹ نہیں تھا، میری ابھی کمشنر انکل سے بات ہوئی ہے، انہوں نے بھی بتایا یہ ایکسیڈنٹ نہیں تھا۔ جس پہ مایا شانت ہو جاتی ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں مایا بھی جانتی تھی کوئی نارمل ایکسیڈنٹ نہیں، یہ اس ڈیٹیکٹیو کو مارنے کے لیے کیا گیا۔ ہارو بولتی مجھے لگتا ہے وہ آپ کے بارے میں بھی جان چکے ہیں۔ مایا بولتی مجھے ایسے نہیں لگتا، اگر ایسا ہوتا تو ہاسپٹل میں مجھ پہ پھر سے اٹیک ضرور ہوتا۔ ہارو بولتی آپ یہاں سے چلی جاؤ۔ مایا بولتی واٹ، کیا بول رہی ہو، ہوش میں تو ہو؟ ہارو بولتی ہوش میں تو اب ہی ہوں، دیکھو مایا میری جان، آلریڈی اپنے ڈیڈ کو کھو چکی ہوں، اور اب میں آپ کو نہیں کھو سکتی، پلیز میری بات مانو۔ ہاں اب اپنے گھر چلے جاؤ۔ ہاں اور ویسے بھی اتنا ٹائم ہو گیا نا آپ گھر نہیں گئی، ہاں بھائی کی یاد آ رہی ہوگی نا، تو آپ ایک کام کرو، آپ گھر چلے جاؤ۔ مایا بولتی نہیں، آپ کو اکیلے چھوڑ کے نہیں جاؤں گی۔ ہارو بولتی پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ یار، پلیز یار ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ میری جان، میں تمہیں نا ایسی حالت میں نہیں چھوڑ سکتی، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو تم یہاں نہیں رہ سکتے، یہ تمہارے لیے بالکل سیف نہیں ہے۔ مایا بولتی تو تم بھی میرے ساتھ چلو۔ ہارو بولتی نہیں، تم جانتی ہو مجھے میرے ڈیڈ کے مرڈرس سے بدلہ لینا ہوگا، میں ایسے انہیں نہیں چھوڑ سکتی۔ مایا بولتی ہارو لسن ٹو می، میں آپ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گی، کبھی بھی نہیں ہو کہ جو ہوگا ساتھ میں فیس کریں گے۔ ہارو بولتی پر مایا بولتی آپ کو لگتا ہے میں اتنی ڈر پھونک ہوں، تم دبا کے بھاگ جاؤں گی؟ بالکل بھی نہیں، اور آپ تو باکسنگ سیکھ رہے ہو نا، ساتھ ساتھ مجھے بھی سکھاؤ، مجھے بھی تو خود کی رکشا آنی چاہیے، کہ ہر ٹائم جب مصیبت آئے گی میں آپ کا منہ تکوں گی کہ آپ آ کے مجھے بچاؤ گے، ایسے تھوڑی ہوگا بھائی، مجھے بھی باکسنگ آنی چاہیے۔ اس پہ بارو ہنسنے لگ جائی تھی، آپ بہت ضدی ہو۔ مایا بولتی بہت زیادہ، آپ بھی جو گئی ہو۔ بارو مایا کے فوrehead پہ کس کرتی ہے اور مایا کو ہگ کر لیتی ہے۔ یہاں ہارو کو رات میں مایا کو ہاسپٹل رکھنا ٹھیک نہیں تھا، لگ رہا تھا، کیونکہ اسے کہیں نہ کہیں لگ رہا تھا ہو سکتا ہے اگر وہ لوگ مایا کے بارے میں جان چکے ہیں تو وہ مایا پہ پھر سے اٹیک کرے، اس لیے ہارو ڈاکٹر کی مرضی کے خلاف جا کے مایا کو ڈسچارج کرواتی ہے اور اسے گھر لے کے جاتی ہے۔ گھر ہر طرف اس میں سیکورٹی بہت زیادہ بڑھا رہی تھی، گھر میں ایک نرس بھی تھی جو مایا کے
देखभाल के लिए रखी हुई थी, पर नर्स से ज़्यादा तो आरू ही उसका ख्याल रख रही थी। माया बोलती है, आप नर्स को ऐसे ही बे कर रहे हो, सारा काम तो मेरा आप ही कर रहे हो। हाँ, आरू बोलती है, हाँ तो मेरा फ़र्ज़ बनता है अपनी जान का ख्याल रखना। माया हंसते हुए कहती, तो फिर नर्स को फारिग कर दो ना। आरू बोलती, नहीं, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। माया हंसने लगती है। तभी नर्स आती है, वो माया का बीपी वगैरह सब कुछ चेक करती है, और माया को ये इंजेक्शन लगाना था जो कि एक पेन किलर ही था। अब जैसे इंजेक्शन की बारी आती है, आरू डरते हुए मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। माया मुस्कुराते हुए आरू की तरफ हाथ बढ़ाते हैं, कहती है, मेरा हाथ तो हम लो प्लीज़। अब माया दूसरी तरफ मुंह करके आरू का हाथ थाम के खड़ी थी। जैसे इंजेक्शन लग जाता है, माया बोलती, टर्न हो जाओ, इंजेक्शन लग गया है। आरू माया की तरफ देखती है, कहते हैं, आर यू ओके? माया बोलती, छोटा सा इंजेक्शन ही तो था। जिस पर आरू थोड़ा हंसते हुए कहती, मेरी जान तो बहुत स्ट्रांग है। माया बोलती, जानती हूँ। अब नर्स वहाँ से चली जाती है और आरू बेड पे आ जाती है। माया को अपने सीने से लगाए उसके बालों को सहलाती है और कहती है, हम सॉरी। माया बोलती, क्यों सॉरी बोल रहे हो बच्चा, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। शांत रहो, और जब तक आप मेरे साथ हो मुझे कुछ हो भी नहीं सकता। ये दोनों ऐसे ही बातें कर रहे थे, थोड़ी देर में माया की आंख लग जाती है। यहाँ आरू लाउंज में आती है जहाँ उसे कोई मिलने के लिए आया हुआ था। माया उससे बात करती है और कहती है, देखो, मुझे और किसी पे ट्रस्ट नहीं है, पर तुम मेरे डैड को काफ़ी सालों से जानते हो। मैं जानती हूँ तुम्हारी खुद की एक एजेंसी है और तुम अच्छे से बॉडीगार्ड्स प्रोवाइड कर सकते हो। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे सिक्योरिटी हेड रहो, और मुझसे ज़्यादा मुझे माया के लिए डर लग रहा है। माया की जान को खतरा है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए काम करो। जिस पे बोलते, पर मैं ही क्यों, और भी तो बहुत सी सिक्योरिटी एजेंसीज है ना। जिस पे आरू बोलते, पर ट्रस्ट हर किसी पे नहीं होता, ट्रस्ट सिर्फ अपनों पे किया जाता है, राइट? जिस पे वो कहते हैं, तो तुम्हें याद आ गया मैं तुम्हारा अपना हूँ। आरू बोलती, देखो, पुरानी बातों को भूल जाने में ही फ़ायदा होगा, और मुसीबत के टाइम सिर्फ अपने ही काम आते हैं। तुम्हें तुम्हें विश्वास नहीं होगा, पर कुछ बहुत गलत हो रहा है यहाँ पे। और मैं इस टाइम किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ हमारे रिश्ते ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, पर मैं ये भी जानती हूँ कि मुसीबत के टाइम तुम मुझे अकेले नहीं छोड़ोगे। जिस पे वो लड़का बोलता है, ठीक है, अब तुमने मुझ पे इतना भरोसा कर ही दिया है तो तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ूंगा। वो शख्स जाने लगता है, तभी आरू से बोलती है, ठहरो। वो रुकता है और आरू उसे हक करती है और कहती है, थैंक यू सो मच भैया। जिसपे आरू रोने लगती है और उस लड़के की आंखों में से भी आंसू हो जाते हैं, और वो आरू के सर पे हाथ रखता है और उसके बाद यहाँ से चला जाता है। ओ माय गॉड, ये कौन सा नया ट्विस्ट था यार। मतलब आरू का एक भाई भी है, पर ये सगा भाई है या कोई रिलेटिव, ये हमें यहाँ अभी नहीं पता चलता, थोड़ा सा सस्पेंस होता है। वहाँ दूसरी तरफ माया की आँख खुल जाती है। माया देखती है आरू रूम में नहीं है, इसलिए माया आरू को ढूंढने के लिए बाहर आती है। माया को काफ़ी चोट लगी हुई थी, इसलिए वो बेचारी चल नहीं पा रही थी। आरू माया को देखती है तो दौड़ के माया को अपनी बाहों में भरती है, कहती, क्या जरूरत थी? हाँ, अभी चोट लग जाती तो किसने बोला था उठने की? हालत देखिए अपनी, उठा जाता नहीं और आई बड़ी, चलो अंदर। आरू माया को थोड़ा सा डांट के अपनी बाहों में भर के वापस बेड पे जाकर लेटाती है। माया बोलती है, आप मेरी फिक्र मत करो आरू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आरू बोलती, हाँ दिख रहा है। माया बोलती, सुबह आपका एग्ज़ाम है। आरू बोलती, आर यू सीरियस माया? आपको लगता है मैं ऐसी कंडीशन में हूँ कि मैं एग्ज़ाम दे पाऊँ? माया बोलती है, जानती हूँ, इसीलिए मुझे फिर से अपने प्यार के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। आरू बोलती, कुर्बानी? कौन सी कुर्बानी? माया को एक कॉल आता है। माया आरू को दिखाती है, कहती, ये कुर्बानी। माया कॉल पिक करती है और कहती, कल के क्वेश्चन पेपर बन गया, ठीक है, मुझसे शेयर करो, मैं देखूंगी कि आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं है और क्वेश्चन ज़्यादा टफ तो नहीं है। थोड़ी देर में क्वेश्चन पेपर आ जाता है। माया अपना मोबाइल आरू को दे देती है और कहती है, इसमें क्वेश्चन पेपर्स की पिक्स बनी हुई हैं, तुम इन्हें याद कर लो। आरू बोलती, नहीं माया। आरू की ये बात सुन के मायावती, प्लीज़, आपके डैड भी होते तो आज वो आपके लिए यही करते, मैं इससे ज़्यादा आपके लिए और कुछ नहीं कर सकती। एग्ज़ाम तो आपको देना ही पड़ेगा। आरू बोलती, पर मायावती, डैड के लिए वो भी तो चाहते थे आप अच्छे से पढ़ाई करो, कि उनके लिए आप एग्ज़ाम नहीं दोगी? आरू बोलती, माया, फॉर गॉड सेक, सिचुएशन वैसी नहीं है, इस टाइम मेरे लिए एग्ज़ाम ज़रूरी नहीं है, मेरा रिवेंज इंपॉर्टेंट है। माया बोलती, प्लीज़ आरू, प्लीज़, मेरे लिए मेरी इतनी सी विश पूरी नहीं करोगी? आरू गहरी सांस लेते हुए कहती, फाइन,
جیسے آپ بولو۔ آرو وہ کوسچن پیپر لیتی ہے اور پڑھائی کرنے لگتی ہے۔ آرو کا پڑھنے کا بالکل من نہیں تھا، اس کے دماغ میں لٹرلی اتنی چیزیں چل رہی تھی نا کہ پڑھائی کی طرف اس کا دماغ بھی نہیں جا رہا تھا۔ پر وہ مایا کی طرف دیکھتی ہے تو مایا اسے دیکھ رہی تھی۔ آرو گہری سانس لیتی ہے، آنکھیں بند کرتی ہے اور کہتی ہے آرو پلیز، مایا کے لیے تو اتنا تو کر ہی سکتی ہے نا۔ اور آرو اتنا سوچ کے پھر پڑھائی کرتی ہے۔ آرو ساری رات پڑھائی کرتی رہتی ہے اور مایا آرام سے سوئی ہوئی تھی کیونکہ اس سے میڈیسن کا نشہ تھا۔ اگلے دن مایا کی آنکھ کھلتی ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ آرو پڑھتے پڑھتے ٹیبل پہ ہی سو گئی۔ مایا بیڈ سے نیچے اترتی ہے اور وال کو پکڑتے ہوئے آرو کے پاس آتے ہیں۔ آرو میری جان آنکھیں کھولو۔ آرو کہتی مایا اب بیڈ سے نیچے کیا، میں نے منع کیا تھا نا آپ کو۔ آرو اتنا بول کے مایا کو اپنے باہوں میں بھر لیتی ہے۔ مایا کہتی ہے آپ کو تو بہانہ مل گیا نا مجھے اپنے باہوں میں بھرنے کا، ہاں بار بار باہوں میں بھر لیتی ہو مجھے۔ آرو کہتی ڈرامہ مت کرو، چپ چاپ یہاں بیٹھ کے آرام کرو، میں آپ کے لیے کچھ کھانے کو لے کے آتی ہوں۔ تبھی مایا آرو کا ہاتھ ہولڈ کرتی ہے اور کہتی ہے تھوڑا پاس آؤ نا۔ آرو مایا کے قریب آتی ہے تو مایا آرو کی چیکس پہ کس کرتی ہے۔ آرو مسکراتے ہوئی تھی بڑا پیار آ رہا ہے آج ہم پہ، کیا بات ہے۔ مایا بولتی ٹائم نہیں ہے، جلدی سے ریڈی ہو جاؤ پھر اسکول چلتے ہیں۔ آرو بولتی نو وے، حالت دیکھیے اپنی۔ ماں بولتی ٹھیک ہے لیکن آپ پرومس کرو آپ جاؤ گے اور اچھے سے ایگزام بھی دو گے۔ آرو بولتی میں آپ کو اکیلے چھوڑ کے نہیں جانا چاہتی۔ مایا بولتی ڈونٹ وری، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ آرو بولتی ہے اوکے، ویسے مجھے آپ کو کچھ بتانا تھا۔ مایا بولتی وہ کیا؟ تبھی دروازے پہ نوک نوک ہوتا ہے اور آرو بولتی ہے کم ان۔ یہاں کوئی اور نہیں، وہی لڑکا آیا تھا جو رات میں آرو سے ملا تھا۔ آرو سے بولتی آپ یہاں؟ تو بولتا ہاں، تم نے ہی تو میری ہیلپ مانگی تھی۔ آرو بولتی مجھے آپ کو کسی سے ملوانا ہے، ادھر آئیے۔ تو وہ آرو کے پاس آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ آرو بولتی ان سے ملیے، یہ ہے مس مایا، ہمارے اسکول کی پرنسپل اور میرے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اور مایا ان سے ملیے، یہ ہے میرے اتنا بول کے آرو چپ ہو جاتی ہے اور اپنے بھائی کی طرف دیکھتی ہے۔ تبھی وہ آنکھوں سے اشارہ کرتا ہے مانو وہ نہیں چاہتا تھا کہ آرو مایا کو سچائی بتائے۔ تبھی آرو ہوتی ہے ان کی خود کی ایک سیکیورٹی ایجنسی ہے اور اب سے ہمارے جتنے بھی گارڈز ہوں گے وہ یہی پرووائڈ کریں گے۔ مایا بولتی گڈ۔ آرو بولتی ہے اب آپ ریسٹ کرو، میں ابھی آتی ہوں۔ آرو اس لڑکی کے ساتھ باہر چلی جاتی ہے اور وہ کہتی ہے میانک کیا میں آپ سے ایک بات پوچھ سکتی ہوں؟ میانک بولتے ہیں پوچھو۔ آرو بولتی ہے آپ نے اتنے سال میں مجھ سے ملنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ میانک بولتا ہے کیونکہ انکل چاہتے ہی نہیں تھے میں کبھی تم سے ملوں۔ آرو بولتی ہے پر میں تو آپ کی سسٹر تھی نا۔ میانک بولتی ہے کہ تم نے مجھے کبھی اپنا بھائی مانا؟ آرو بولتی ہے مجھے جو پتا تھا میں نے بس وہی کیا۔ میانک بولتے نیور مائنڈ، ویسے بھی تم اور میں ہماری سوچ کبھی ایک جیسی تھی ہی نہیں، نہ ہم لوگ کی پرورش ایک جیسے ہوئی۔ آرو بولتی ہے میانک پلیز، کیا ہم پرانی باتوں کو سائڈ پہ رکھ سکتے ہیں؟ کیا میں اس مصیبت کے ٹائم اپنے بھائی پہ ٹرسٹ کر سکتی ہوں؟ بولو میانک، کیا میں اپنے بھائی پہ ٹرسٹ کر سکتی ہوں؟ میانک بولتا ہے کس بات کی مصیبت، کیا بول رہی ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، چل کیا رہا ہے؟ آرو بولتی ہے ایک بہت بڑی مصیبت آ پڑی ہے میانک، مجھے نہیں پتا کس پہ ٹرسٹ کروں اور کس پہ نہیں۔ میں جانتی ہوں اتنے ٹائم تک میں نے کبھی تم سے بات نہیں کی، تمہاری بدی وشز تک کا کبھی رپلائی نہیں کیا، پر جب میں بہت بڑی مصیبت میں ہوں تو مجھے لگ رہا ہے ایک تم ہی ہو جو میری ہیلپ کر سکتے ہو۔ پتہ نہیں کیوں تم پہ وشواس کرنے کا من کر رہا ہے۔ بولو میانک، کہ تمہاری یہ بہن تم پہ ٹرسٹ کر سکتی ہے؟ میانک بولتا ہے ہاں، میں وعدہ کرتا ہوں، میں ہمیشہ تمہارا خیال رکھوں گا۔ اب بتاؤ کیا بات ہے؟ آرو بولتی میانک پاپا، تم جانتے ہو پاپا اس دنیا میں نہیں ہے۔ میانک بولتا ہے میں آیا تھا پر تم سے ملنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ آرو بولتی ہے میانک پاپا کی ڈیتھ نیچرل نہیں تھی، ان کا مرڈر ہوا تھا۔ میانک بولتا ہے واٹ، یہ تم کیا بول رہی ہو آرو؟ کس نے، کیوں انکل کے ساتھ کوئی ایسا کیوں کرے گا؟ آرو بولتی یہی مجھے جاننا ہے میانک، کیا تم اس میں میری ہیلپ کرو گے؟ میانک بولتا ہے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میانک کے بھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ آرو میانک کو پانی پلاتی ہے اور کہتی ہے بھائی یہ وقت رونے کا نہیں ہے، یہ وقت بدلہ لینے کا ہے۔ میانک بولتی ہے کیا ماما جی کو اس بارے میں پتا ہے؟ تم اپنے ماما جی سے بات کیوں نہیں کرتی؟ آرو بولتی ہے نہیں،
डैड ने बोला था कि मुझे किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना सिवाय सिवाय माया के। मयंक बोलता माया पे ही क्यों, मामा जी पे क्यों नहीं। हरुवती नहीं जानती, डैड को माया पे विश्वास था पर शायद उतना विश्वास वो मामा जी पे नहीं करते थे। मयंक देखो, तुम मेरे भाई हो, तुम जितना दर्द मेरा समझोगे उतना कोई नहीं समझेगा। मयंक मैं चाहती हूँ तुम तुम मेरा साथ दो उन मर्डरर्स को ढूंढने में और उन्हें सजा दिलाने में। बोलो क्या तुम मेरा साथ दोगे। मयंक बोलते ठीक है, पर तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट है। तुम अपने मामा जी जिन्हें अपने डैड कहा करते थे उन पे विश्वास नहीं कर रही तो मुझ पे कैसे। हम दोनों के बीच तो इतनी बनती भी नहीं है। हरू बोलती है जानती हूँ, डैड ने मुझे एक बात बोली थी कि मैं जिन पे विश्वास करती हूँ उन पे विश्वास करना छोड़ दूँ, जिन पे नहीं करती उन पे करूँ। जिस पे मयंक बोलता है पर अंकल अंकल मुझे ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। आरू बोलती है ये भी जानती हूँ, कभी कभी इंसान गलत लोगों पे विश्वास करता है और सही लोगों पे नहीं करता। मयंक बोलते पर तुम्हें इतना विश्वास क्यों है कि मैं सही हूँ। आरू बोलती है क्योंकि जब डैड की डेथ हुई थी तुम यहाँ थे ही नहीं, और तुमने कभी भी डैड से मुझसे मिलने की या कोई भी कांटेक्ट रखने की कोशिश ही नहीं की। ना तुम्हें डैड की प्रॉपर्टी से कोई लेना देना था ना ही मुझसे, लेकिन तुम हर बर्थडे पे मुझे विश जरूर करते थे। तुमने एक भाई होने का फ़र्ज़ अदा किया है मयंक, पर मैं कभी तुम्हारी बहन होने का फ़र्ज़ अदा नहीं कर पाई। एक और फ़र्ज़ अदा कर लो, इस बार मेरी हेल्प कर दो। मयंक बोलते ठीक है पर करना क्या है। अनुभूति वही तो मैं नहीं जानती, मुझे नहीं पता वो लोग कौन है। पांच पांच लोगों के नाम है जो डैड ने दिए थे, ये भी नहीं पता कि वही मर्डर्स हैं। बस इतना पता है कि डैड की मौत से वो लोग भी कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। उन पांच लोगों पे नज़र रखने के लिए एक डिटेक्टिव हायर किया था और उसकी डेथ हो गई है। उस टाइम माया भी उनके साथ थी, उस जिस एक्सीडेंट की वजह से आज माया की भी ये हालत है। मुझे बहुत डर लग रहा है, अपने लिए नहीं लेकिन माया के लिए। मैं डैड को खो चुकी हूँ मयंक, माया को नहीं खो सकती। मयंक बोलता है कि तुमसे एक पाँच बात पूछूं, माया तुम्हारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। तुम दोनों के बीच रिश्ता क्या है। क्या क्या ये वही है जिससे तुम्हारे डैड ने शादी की थी। हर वो नहीं, ये वो है जिनसे मैं शादी करना चाहती हूँ। अब ये सुनते मैं मांगता व्हाट, तुम और एक सेकंड मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हारूबती मयंक बात अभी वो नहीं है, अभी हमें सिर्फ डैड के मर्डरर्स को ढूंढना है। तुम मेरा साथ दोगे ना। मयंक बोलते हैं ठीक है मैं तुम्हारा साथ ज़रूर दूंगा। तो यहाँ मयंक बहुत प्यार से आरू के सर पे हाथ रखता है और फिर वहाँ से चला जाता है। यहाँ आरू रोने लग जाती है, उसे बहुत बुरा लगता है कि उसने इतने टाइम तक मयंक से बात तक नहीं की। मयंक उसके बर्थडे पे गिफ्ट्स भेजता था, उसे विश करता था, पर उसने कभी इन चीज़ों का रिप्लाई भी नहीं किया। और आज वो इतनी सेल्फिश बन गई, जब खुद का काम था तो मयंक को बुला लिया और उससे इतने अच्छे से बात भी की। आरू को थोड़ा बुरा फील हो रहा था, लेकिन वो कहते हैं ना मुसीबत के टाइम इंसान को सिर्फ अपने ही याद आते हैं। कहीं ना कहीं आरू मयंक को अपना मानती थी, तभी तो इस मुसीबत की घड़ी में उसने मयंक को बुलाया था। वेल गाइस, इस स्टोरी में तो बहुत सस्पेंस आ रहे हैं। आई डोंट नो आगे क्या होने वाला है। आप लोग को क्या लगता है, क्या मयंक इन लोगों की हेल्प ज़रूर करेगा। और मयंक अगर आरू का इतना ही शुभ चिंतक है तो अभी तक वो कहाँ था और हेल्प करने क्यों नहीं आया। वेल आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।